वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जेई और नेट के केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स देख रहे थे, जिस सीरीज में आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं अमरिंदर कुमार आजाद और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। यह है मेरा इंट्रोडक्शन। आप मुझे जानते हैं और यदि आप मुझे जानते हो तो फिर देर किस बात की, हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक बंध केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लैटिस एनर्जी का। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है? कहता है लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। कहता है ये लैटिस एनर्जी जो है वो कब बढ़ेगा कब घटेगा, कैसे इसको निकालते हैं। कहता है सबसे पहले हम आवेश पे चीज़ों को डिपेंड करता है। इसका जो लैटिस एनर्जी होता है वो उस लैटिस पे जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। तो लैटिस एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड प्लस और जेड माइनस। कहता है जेड प्लस जेड माइनस है क्या सर? उसको इंटू करना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहता है क्या है ये? कहता है जेड प्लस है धनायन पर इकाई आवेशों की संख्या, ठीक है, और जेड माइनस है ऋणायन पर इकाई आवेशों की संख्या। ठीक है, कहता है जितना यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है कि चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। लैटिस एनर्जी जो ढेर सारे बॉन्डिंग के बाद एक लैटिस बन रहा है, एक लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा है, उसका जो एनर्जी होगा वो उसमें होने वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि चार्ज जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा। तो फिर से आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है, तो अधिक से अधिक चीज़ें मैं कम से कम समय में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो जो बच्चे एकदम नया है उनके लिए तो भैया यहाँ पे नहीं है कुछ, लेकिन जो बच्चों ने तैयारी कर रखा उसके लिए बहुत बढ़िया क्रैश कोर्स है। अगर आप नीट जेई का एग्जाम अगले साल देने वाले हैं तो उसको देने से पहले इसको आप अपने प्लेलिस्ट में सेव करके रखिए। जिस दिन एग्जाम देने जाना है उसके एक आध दिन पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, कहता और भी चीज़ों पर फर्क पड़ता है लैटिस एनर्जी को। कहता क्या? कहता अंतरनाभिकीय दूरी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। कहता कौन होता है, क्या होता है सर? कहते ये डिस्टेंस होता है आर प्लस आर माइनस। ठीक है, कहता लैटिस एनर्जी जो होता है ना, वो जो अंतरनाभिकीय डिस्टेंस है, एक न्यूक्लियस से आप भाई दो गो आयंस है, दो को मिलके बनाया है। ठीक है, एक जैसे कि आप NaCl एग्जाम्पल ले लो, NaCl, तो एक में इसमें Na प्लस है और एक इसमें Cl माइनस है। तो कहता है Na प्लस का ये है आपका न्यूक्लियस और NaCl माइनस का ये है। तो कहता है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, इसको कहते हैं अंतरनाभिकीय दूरी, डी हम कह रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो आयन ये R प्लस है और ये जो है आपका R माइनस है। भाई दोनों करीब रहेगा था ना ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये निकालेंगे कैसे? तो R प्लस और R माइनस को जोड़ देना है। कहता है ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही लैटिस एनर्जी कम रहेगा। जितना डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा लैटिस एनर्जी उतना ही क्या रहेगा जी? तो कम रहेगा। इसका मतलब है कि बॉन्ड का आकार, बॉन्ड जो भी बन रहा है उसका आकार जितना ज़्यादा रहेगा लैटिस एनर्जी उतना ही कमेगा। बात समझ में आया? कहता अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर। कहता कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा। जो लैटिस एनर्जी होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको आप लोग आगे पढ़ोगे। ठीक है, फिर भी हल्का फुल्का जान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हो, क्या होता है। तो कहता है धनायन का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कुछ धनायन को स्पर्श करने वाले आयनों की संख्या। कोऑर्डिनेशन मतलब आसपास जो भी लोग हैं। ठीक है, जैसे Na प्लस है तो Na प्लस को Cl माइनस घेर रखा होगा ना। कहता K को Cl माइनस A को Na प्लस को घेर के रखा है, उसके आसपास K को दूसरा वाला जो है जुड़ा है तो किसी से जुड़ा होगा ना, कोई उसको घेर के रखा होगा ना, एक लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा होगा ना। कहता उसके आसपास एक Na प्लस को कितना Cl माइनस घेर के रखा, उसके आसपास K को Cl माइनस उसको टच कर रहा है या उसके अगल बगल में है। ठीक है, तो उसकी संख्या। इसी प्रकार से अगर ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो उसको देखना पड़ेगा कि उसके आसपास कितने धनायन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जाहिर सी बात है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा। तो ये बात कुछ ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर जगह सेम रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कहता है साइज बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, साइज बढ़ाओगे तो क्या होगा जी? तो कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर जितना बड़ा साइज उसको टच करने वाले लोग भी ज़्यादा रहेंगे, उसको टच करने वाले मॉलिक्यूल भी ज़्यादा रहेंगे, उसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स हैं, वो उसकी संख्या भी ज़्यादा होगी। संख्या ज़्यादा होगी इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा, और कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा है। आसपास लोग ज़्यादा है तो एनर्जी उसके कारण ज़्यादा होगा ना। से धरती है, धरती आपको खींच रहा है उसके कारण आप में एनर्जी है। कोई और चीज़ें रहता है तो उसके कारण भी आपके अंदर एनर्जी होता है।
तो जितने ज़्यादा लोग आपके आसपास रहेंगे, जितना ज़्यादा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका एनर्जी होगा, क्योंकि उतने कारणों से एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये बातें हैं यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लैटिस एनर्जी कब बढ़ता है, कब घटता है। ठीक है, और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगला कॉन्सेप्ट है आपका हाइड्रेशन या सॉल्यूशन एनर्जी का। ठीक है, हाइड्रेशन या फिर सॉल्यूशन एनर्जी का, यानी इसको हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्यूशन एनर्जी आप बोल सकते हो। ठीक है, कहते हैं ये किन के चीज़ों पर डिपेंड करता है। सॉल्यूशन एनर्जी जो होता है वो भी, ठीक है, जो भी आयन है, 2 आयन है ना, ठीक है, तो Z+ और Z- के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। Z+ और Z- क्या है, अभी मैंने बताया था, धन आयन पर इकाई आवेश की संख्या। धन आयन जो है जैसे कि Na+ है, ठीक है, तो एगो इसमें के गो है, एगो ना, ठीक है, Cl- इसमें के गो है, एगो है। ठीक है, तो यही कि Na+ कितना है और Cl मैंने Z+ कितना और Z- कितना है। ठीक है, यानी धनायन पे इकाई आवेश की संख्या कितनी है और ऋणायन पे इकाई आवेश की कितनी संख्या है, दोनों को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन जी, कहता सोल्यूशन एनर्जी। ठीक है, अगर सोल्यूशन एनर्जी का रेडियस से हम जिक्र करें तो रेडियस बढ़ाओगे जितना दूरी बढ़ेगा, ठीक है, रेडियस मतलब यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो इसका रेडियस हो गया R+ और इसका रेडियस क्या होगा R-। ठीक है, तो कहता है इस प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि मतलब एक प्रकार से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ाओगे वैसे ही सोल्यूशन एनर्जी कमेगा। ठीक है, एक और है सोल्यूशन एनर्जी, कहता है ये सोल्यूशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 - 1/εr। एप्सिलॉन अब आप जान चुके होंगे कि एप्सिलॉन क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो आपने पढ़ा था कहाँ पे, कहता आपने पढ़ा है फिजिक्स में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, कहते यानी कि सोल्यूशन एनर्जी का क्या बना है, ट्रेंड क्या बना, तो सोल्यूशन एनर्जी जो है ना वो बढ़ेगा तो आपका 1/εr जो है ना वो घटेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है कि अगर इसको बढ़ाना है तो मतलब इस टर्म को क्या करना पड़ेगा जी, इस टर्म को घटाना पड़ेगा, क्योंकि घटेगा तभी जाके, अगर ये टर्म घटेगा तो पूरा टर्म क्या होगा, बढ़ेगा, पूरा टर्म बढ़ेगा तो सोल्यूशन एनर्जी भी बढ़ेगा। अगर दूसरा देखें तो सामान्यतः ध्रुवीयता, अगर पोलराइजेशन अब जितना बढ़ाओगे तो एप्सिलॉन जनरली बढ़ता है। ठीक है, एप्सिलॉन को बढ़ाना तो कैसे बढ़ेगा जी, तो कहता है आप पोलराइजेशन बढ़ाइए तो आपका एप्सिलॉन बढ़ेगा। तो मेन चीज़ें याद रखिएगा, मेन है भैया कि चार्ज बढ़ेगा तो आपका हाइड्रेशन बोलो या सोल्यूशन में बोलो, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी बोलो या फिर सोल्यूशन एनर्जी बोलो, वो बढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है विलेयता। ठीक है, अगला है विलेयता। ये जो केमिकल बॉन्डिंग है यही फर्क डालता है विलेयता पर, कैसा बॉन्ड है उसी प्रकार से डिसाइड होगा कि कौन किस में घुलेगा। ठीक है, क्योंकि अंत में बॉन्ड ही बनाना है ना, वहाँ पे भी घुलने का मतलब क्या है, दूसरी चीज़ों से जाके बॉन्ड बनाना है, तभी ना घुलना कहलाएगा। कहता है यदि जो लैटिस एनर्जी हम जान रहे हैं वो अगर हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, से ज़्यादा हो गया तो पदार्थ अबिलेय रहेगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है उसका लैटिस नहीं टूटेगा। लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है, हाइड्रेट होने के बाद उसको पानी में मिलने के बाद उससे एनर्जी रिमीट होता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और लैटिस एनर्जी यानी कि उसका जो संगठन बना हुआ है, वो बनाया ना, सब आसपास आया, तो आसपास आने में क्या किया होगा, कुछ एनर्जी रिलीज किया होगा, कोई काम किया होगा, तो इतना एनर्जी सिस्टम से बाहर ना चला गया, सिस्टम पर उतना काम कर दिया उसने। और ये मान लेते सब मॉलिक्यूल्स पास आके कुछ स्ट्रक्चर बनाया, इस दौरान से एक एनर्जी रिलीज हुआ है। अगर इसी को अगर आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़े होगा तो इसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसको बांधने में जो एनर्जी लगा उसको कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। इतना एनर्जी इसको मिलेगा तभी जाके टूटेगा, या इससे ज़्यादा मिलेगा तब टूटेगा। कहता है लैटिस को तोड़ने के लिए कम से कम लैटिस एनर्जी दोगे तब ना, क्योंकि उस बनने वक्त इतना निकाल दिया था, तो फिर से अगर पुनः उसको वैसे ही तोड़ना चाहते हो तो उतना एनर्जी वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो कहता है कि इस लैटिस एनर्जी कहाँ से आएगा, कहता पानी में तुमने डाला तो पानी में डालने के बाद वहाँ से क्या जनरेट होगा, कहता हाइड्रेशन एनर्जी या सोल्यूशन एनर्जी। तो वो एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा तभी ना घुलेगा वो, क्योंकि तोड़ने वाला ही ना, यही एनर्जी जो यहाँ पे मिल रहा है वही से टूटना है उसको, तभी टूटेगा। ठीक है, अगर उल्टा करें कि लैटिस एनर्जी कम रहे हाइड्रेशन एनर्जी, तब आराम से उसमें घुलेगा, क्योंकि उसका पूरा लैटिस ही टूट गया, बिखर गया, एक दूसरे को मॉलिक्यूल को जो पकड़ के रखा था वो पकड़ के रखना बंद कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार से कहता R+ और R- का अंतर जो है, कहता रेडियस जो कटायन और एनायन का रेडियस का जो डिफरेंस है, अगर उसको बढ़ाते हो तो आपका हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी हो गया या लैटिस एनर्जी से अधिक प्रभावी होगा। जो हाइड्रेशन एनर्जी है
वो लैटिस एनर्जी से अधिक प्रभावी होगा, यानी कि विलेयता अधिक होगी। अगर चाहते हो कि अधिक विलेय बने तो आप देखो कि उसमें जो है वो कटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, साइज का डिफरेंस होना चाहिए, वो सेम साइज वाला आपस में जुड़ा रहे, उसके बीच का जो रेडियस है दोनों का, कटायन और एनायन का, दोनों के रेडियस का डिफरेंस अच्छा खासा हो। जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा ही विलेयता उसकी होगी। ठीक है, यानी उससे क्या हो जाता है, कहता क्यों विलेयता बढ़ जाती है ऐसे, क्योंकि ऐसा होने से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है, लैटिस एनर्जी से ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। बढ़ेगा क्या, उससे ज़्यादा प्रभावी होता है, यानी कि वो ज़्यादा फर्क डाल देता है लैटिस एनर्जी की तुलना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट से। तो अगला कॉन्सेप्ट है भैया जल में कुछ यौगिकों की सामान्य विलेयता। ठीक है, ऐसे भाई तो ट्रेंड वगैरह तो देखबे करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है, दिमाग लगाने से बचोगे। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे कि जो चीज़ें सामने तुम देख रहे हो, घोले हो या लैब वगैरह में किए हो, तो याद रहना चाहिए ना, ये कौन चीज़ें पानी में घुलता है, कौन चीज़ें पानी में नहीं घुलता। हर जगह कितना दिमाग लगाते रहोगे, याद रहे, अच्छी बात है। जैसे कहता है कि भाई नहीं कौन घुलता है, तो कहता है जनरली जैसे जितनी कार्बनिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें नहीं घुलेगा। जैसे तेल वेल हो गया, बसा हो गया, फैट हो गया, ये सब नहीं घुलेगा। जैसे कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया और सल्फाइड हो गया, ये सब चीज़ें नहीं घुलेगा। ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो वो सब चीज़ें जनरली पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, कहता कौन कौन है, तो कार्बोनेट जितना हो गया वो नहीं घुलेगा, हाइड्रोक्साइड जो हो गया वो भी नहीं घुलेगा, और सल्फाइड जो हो गया वो भी नहीं घुलेगा। ठीक है, उसके पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसका जो होता है वो लैटिस एनर्जी ही बहुत ज़्यादा इससे है, उसमें जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी होगा वो कम हो जाएगा, तो वो नहीं घुल पाता है। कहता है जबकि अगर हम घुलने की बात करें तो अमोनियम आराम से घुलेगा, एवं क्षारीय धातु के लवण, कोई भी क्षारीय धातु है उसके लवण जो है वो आराम से पानी में घुल जाता है। कहता है नाइट्रेट हो गया, एसीटेट हो गया, परक्लोरेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब पानी में घुमेगा। कार्बोनेट पानी में नहीं घुलेगा, पर बाइकार्बोनेट पानी में घुलेगा, ध्यान रखिएगा। सल्फाइड नहीं घुलेगा, पर सल्फेट घुलेगा। हेलाइड सारा घुलेगा, हेलाइड जितने भी है, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसकी भी फ्लोराइड हो, सब के सब पानी में घुलेगा। ठीक है, याद रहेगा, यानी कि यहाँ पे सारा चीज़ कवर हो गया है। ऐसे याद करते रहते तो तुम्हारा हालत खराब हो जाता है याद करते रहते। यहाँ पे शॉर्ट में सारा चीज़ लिख दिया गया है कि नहीं कौन घुलेगा, उसी को याद रखो, ज़्यादा बेहतर है। कहता है कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया और सल्फाइड हो गया, कहता ये पानी में नहीं घुलता है, पर पानी में घुलता कौन है भी। कहता है हेलाइड हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फेट घुलेगा। ठीक है, क्लोरेट घुलेगा, बाइकार्बोनेट घुलेगा, एसीटेट घुलेगा, नाइट्रेट घुलेगा और अमोनियम भी घुलेगा, या क्षारीय धातुओं के जितने भी लवण है वो भी पानी में आसानी से घुल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। ठीक है, कुछ और उपयोग देखते हैं। कहता है जलयोजन ऊर्जा। ठीक है, जलयोजन मतलब सोल्यूशन एनर्जी। ठीक है, या हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, पानी में घोलोगे वगैरह तो कितना एनर्जी मुक्त होगा उसकी हम बात कर रहे थे, तो वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है या फिर इसका क्या उपयोग है, एप्लीकेशन क्या है। कहता है जलयोजन ऊर्जा की उपयोगिता। ठीक है, तो कहता देखिए जलयोजन कहता है आयनिक त्रिज्या जितना कमेगा, आयनिक त्रिज्या जितना कमेगा उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा। मैंने बताया भी कि उसको ज़्यादा चीज़ लोग घेरेगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी देगा। ठीक है, तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही बढ़ेगा। हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ने का मतलब होता है जलयोजन ऊर्जा बढ़ना या जलयोजन। ठीक है, जलयोजन ज़्यादा होना, हाइड्रेशन जितना ज़्यादा निकल रहा वो अच्छी बात है, उतना ज़्यादा जलयोजन होगा उसका। कहता आयन को घेरने वाले अणुओं की संख्या बढ़ना। ठीक है, आयनिक त्रिज्या अगर बढ़ेगा, आयनिक त्रिज्या बढ़ेगा ये होगा तो उसको घेर के रखने वाले एटमों की संख्या भी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो कहता है कि इससे क्या होगा कि भाई तो आयन को घेरने वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी और जलयोजित आयनों की त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये फायदा होगा आयनिक त्रिज्या बढ़ने से, या कहो कि ये हाइड्रेशन एनर्जी के कारण। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी से हम चेक कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। अगला है कहता साइज। साइज जितना ज़्यादा होगा गतिशीलता उतनी ही कम होगी। सही बात है, भारी भरकम आदमी कितना चलेगा। ठीक है, साइज जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, उसकी मोबिलिटी कमेगी, उसकी उतना वो चल फिर नहीं सकता है। ठीक है, अगला क्या है जी, कहता है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता कहता है विद्युत चालकता पे क्या फर्क पड़ेगा जी, तो आवेश की गति। ठीक है, विद्युत चालकता मतलब आवेश की गति ना। ठीक है, चार्ज चलता है तो विद्युत बनता है। कहता है ये जो है होता है वो आयनिक गतिशीलता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आयनिक गतिशीलता जितना ज़्यादा होगा उतना ही आवेशों की गति ज़्यादा होगी।
अगला कॉन्सेप्ट है, कहता है पॉलीहेलाइडों के वियोजन से प्राप्त ऊर्जा या प्राप्त उत्पाद, ऊर्जा नहीं उत्पाद देख रहे हैं पहले कि पॉलीहेलाइड जो है उसका अगर वियोजन होगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा तो उससे क्या क्या हमें मिल सकता है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है बड़ा धनायन बड़े ऋणायन के साथ अधिक स्थायी जालक बनाता है। जालक मतलब होता है लैटिस। ठीक है, अगर बड़ा धनायन है और बड़ा ऋणायन है तो उसके साथ अधिक स्थायी जालक बनाता है। छोटे ऋणायन जो होते हैं वो छोटे धनायन के साथ अधिक स्टेबल बनाता है। ठीक है, कहता है अगर कटायन अगर बड़ा है तो ऋणायन अगर आपका एनायन भी बड़ा होना चाहिए। अगर दोनों बड़ा बड़ा है या दोनों छोटा छोटा है तो आपका लैटिस स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, अगर बड़का के साथ छोटका जाके चिपकने जाएगा तो लैटिस स्ट्रक्चर जो होगा वो बहुत ही वीक बनेगा, उसको तोड़ना आसान है, उसको पानी में घोलना वोलना आसान है, मैंने बताया था। ठीक है, रेडियस का अंतर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वो आराम से पानी में घुलेगा या किसी भी सोल्यूशन में घुलेगा। ठीक है, कहता इसका मतलब क्या हुआ, कहता अतः पॉलीहेलाइडों के आयनिक यौगिकों को गर्म करने पर धनायन के सर्वाधिक अस्थायी हेलाइड में परिवर्तित तो हो जाता है। ठीक है, कहता अगर हम पॉलीहेलाइडों को आयनिक यौगिकों को गर्म करते हैं तो क्या होगा जी, धनायन के सर्वाधिक अस्थायी हेलाइड में परिवर्तित अपने आप हो जाएगा। कहता जैसे कहता यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, पॉलीहेलाइड ये आपका एक पॉलीहेलाइड है RbICl2, तो कहता इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा जी, तो RbCl, Rb किसको लेगा जी, कहता जो जिसकी भाई Rb किस साथ जोड़ना चाहेगा। कहता Rb बड़ा का बड़ा है तो बड़ा ही साइज वाला वो अगर ठीक है, एनायन बड़ा है तो कटायन भी आपका क्या होगा, कटायन बड़ा है तो भैया एनायन भी बड़ा ही लेगा। ठीक है, तो ये Rb किसको लेगा जी, Cl को लेगा, और ICl तो पहले से है ही। ठीक है, तो वो स्टेबल बन के निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा फिर भाई अब ये सवाल आता है ना कि Rb से Cl को ही क्यों लिया, RbI का ही नहीं बन गया। ठीक है, RbI का ही नहीं बन गया, RbCl क्यों लिया। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। उसके बाद ये जल में कुछ यौगिकों का समान भी रहता है, इसको हम देख चुके हैं। ठीक है, इसको हम देख चुके हैं। कहता कुछ एक्सेप्शन है लेकिन, ठीक है, ऐसे मैंने दे दिया यहाँ पे बता दिया, तो इसके कुछ एक्सेप्शन है जो यहाँ पे हमने नहीं देखा था, पर देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं इसको कि जल में कुछ यौगिकों की समान विलयता। ठीक है, कौन सा यौगिक जो है उस जल में आसानी से घुल जाता है और कौन नहीं घुलता है। कहता है कार्बोनेट हो गया, डाई हाइड्रोक्साइड हो गया और सल्फाइड हो गया, ये सब जो है वो पानी में नहीं घुलेगा। जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जनरली वो पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, कहता अमोनिया हो गया, क्षारीय धातु के लवण हो गया, नाइट्रेट हो गया, एसीटेट हो गया या परक्लोरेट हो गया या बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब पानी में आराम से घुलेगा। सल्फेट हो गया, मैंने कहा था सल्फेट पानी में घुलता है और सल्फाइड पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, हेलाइड हो गया, हेलाइड सारे हेलाइड जो होते हैं वो पानी में आसानी से घुल जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। कहता क्या इसके एक्सेप्शन है कि बिल्कुल है। ठीक है, इसके एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। कहता कौन कौन है सर, कहता आपका है KClO4, ठीक है, NH4Cl4, NH4Cl4। ठीक है, ये सब क्या है भाई, कहता ये जो है वो लगभग अविलेय है पानी में, जो कि हमने वहाँ कहा था कि ये सारा चीज़ें विलेय होना चाहिए, लेकिन है क्या भाई, तो कहता अविलेय है, ये पानी में आसानी से नहीं घुलता है। उसी प्रकार से NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, मैंने कहा था कि सारे बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो पानी में घुलता है, पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो पानी में बहुत ही कम विलेयता इसकी होती है, बहुत ही कम घुलता है। ठीक है, अगला है K3CnO2 6। ठीक है, कहता ये हो गया, या फिर NH4 CONO2 6, ये जो कॉम्प्लेक्स जो है ये अविलेय है पानी में। ठीक है, और ये पानी में पीले अपक्षेप बनाकर बैठ जाता है। उसी प्रकार के कुछ और है LIF, जैसे देखो हेलाइड है ये। ठीक है, तो हेलाइड को तो पानी में घुलना चाहिए था पर ये पानी में नहीं घुलता है। कहता Li2C2O4 ये भी पानी में नहीं घुलता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपवाद है, और अपवाद केमिस्ट्री में तो रहेगा ही रहेगा। तो यहीं पर अपवाद खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे तो शुरुआत हुआ है। कहता और भी अपवाद हैं। कहता और क्या क्या अपवाद है में, कहता है ये जो है KCl4, ठीक है, NH4ClO4, NaHCO3, ये सब के सब जो होता है वो अल्प विलेय होता है। इसका तो चर्चा करबे किया, अधिकतर का चर्चा तो कर चुके हैं। कैल्शियम सल्फेट हो गया, SrSO4 हो गया, BaSO4 हो गया, PbSO4 हो गया, ये सब जो है वो अल्प, ये भी क्या है अविलेय है, बिल्कुल ये नहीं घुलता है। ये भी आपका एक है CF2, ये भी हेलाइड है, पर CAF2 जो होता है या LIF जो होता है, ये भी जो होता है ये अविलेय होता है, ये पानी में नहीं घुलता है।
आपको लगता होगा कि घुल जाएगा, पर ये सब पानी में नहीं घुलता है। कहता है कि जैसे आप क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो या आयोडाइड ले लो, किसका किसका कहता है, क्यूप्रस का ले लो, मर्क्यूरस का ले लो, Ag+ का ले लो, Pb+2 का ले लो, ठीक है। इसके जितने भी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होंगे ये सब के सब पानी में अविलेय होगा, ठीक है। सबका अपना कारण है, पर कितना कारण देखते रहोगे भाई, कितना देखोगे, एक एक एक्सेप्शन का कारण देखते रहोगे, उसको एक्सेप्शन का सीधे सीधे याद रखोगे, एग्जाम में आएगा सीधे सीधे टिक करना, कितना याद रखोगे, ठीक है। यही ना है, तब ना जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं वो इस केमिस्ट्री को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। कहता अगला कॉन्सेप्ट देखो, कहता अगला है PbCl2। कहता PbCl2 गर्म जल में तो घुल जाता है, परंतु ठंडे जल में नहीं घुलेगा। तो देखो ऐसा बड़का कांड है। PbCl2 क्या है जी, तो कहता है गर्म जल में तो विलय हो जाता है, परंतु ठंडे जल में ये नहीं घुलेगा। उसी प्रकार से NH4+ जो है तथा क्षारीय धातु कार्बोनेट, ये सब क्या होते हैं जी, कहता विलय होता है। NH4+ तथा क्षारीय धातु के ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड जो होता है कार्बोनेट हो गया। जैसे मैंने कहा क्या कि कार्बोनेट जो होता है अविलय होता है, पर मैंने ये भी कहा कि अमोनियम जिसमें रहेगा या क्षारीय धातु रहेगा वो विलय होगा। तो अब सवाल होता है कि अमोनियम कार्बोनेट का क्या होगा, ठीक है। तो अमोनिया हो गया या क्षारीय धातु कार्बोनेट हो गया, ये घुलेगा पानी में। इसी प्रकार अमोनिया तो क्षारीय का हाइड्रोक्साइड, मैंने कहा था हाइड्रोक्साइड नहीं घुलता है, पर ये अमोनिया का अगर हाइड्रोक्साइड है या क्षारीय धातुओं का हाइड्रोक्साइड है तो पानी में घुलेगा। इसी प्रकार से बी, जैसे कहता है BaOH का Hal2, CaOH का Hal2, SrOH का Hal2, ठीक है, ये सब के सब पानी में अल्प विलय है, ठीक है। इसी प्रकार NH4+, Na+, K+, Rb+, CS+ के सल्फाइड यौगिक भी विलय होते हैं। मैंने ऊपर लिख रखा है कि सल्फाइड जनरली अविलय होते हैं, पर कुछ ही का सल्फाइड ऐसा है जो पानी में घुल जाता है, जैसे अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। ये भी याद रखना है, सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। जहाँ भी आपके दोस्त हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ पे भी है वहाँ आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी मदद लें। और अगर उसके साथ कुछ तुम शेयर करोगे तो वो भी तो तुम्हारे साथ कुछ शेयर करेगा कि हमारा हित चाहता है, ठीक है, आपकी भी मदद करेगा, ठीक है। अगर ये सब कंटेंट वगैरह तुमने भेज दिया और बच्चा सही में देख के चला गया तो निश्चित रूप से फ़ायदा तो उसको होना ही होना है। तो ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान रहे कि यही आदमी भेजा था, देखो सब के सब लड़ गया, ठीक है। थोड़ा सा एक वीडियो देखे थे और सारा का सारा क्वेश्चन भर गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से जब भी क्वेश्चन आया तो अभी भी तुम चेक कर सकते हो, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें देखो कि अगर जो हमने चैप्टर पढ़ा दिया है उसमें देखना है, पिछला चैप्टर हमने पढ़ाया है उसमें देखना है कि उसमें जो भी क्वेश्चन उसके बाद आया है उसमें कवर अप है या नहीं है। नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये क्वेश्चन इसमें कवर नहीं किया गया, एग्जाम में आया है पर यहाँ पे आपके शॉर्ट नोट्स में वो नहीं दिया हुआ है, इस टॉपिक से रिलेटेड है पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसको मुझे कोट कीजिए, उससे मुझे बताइए ऐसा होता है क्या, ठीक है, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। मैं सारा चीज़ को कवर करता हूँ, सारे मैं क्वेश्चन को खुद एनालाइज करता हूँ, जो क्वेश्चन आता है उसको सीधे सीधे मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ अपने नोट्स में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था।